नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है यूनिट सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी के अंदर हमने स्टार्ट किया है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हमने सबसे पहले सेल साइकिल हार्वर्ड तथा पेल्क के द्वारा प्रस्तावित मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया है। समसूत्री विभाजन के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं बेटा समसूत्री विभाजन के ऊपर, माइटोटिक डिवीजन के ऊपर। देखिए ध्यान से, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के बारे में पढ़। किसने बताया था बेटा? ये वाल्टर फ्लेमिंग। किसने बताया था बेटा? वाल्टर फ्लेमिंग इसके खोजकर्ता थे, इसके प्रतिपादक थे। वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग हमें यहाँ पे क्या बताते हैं? समसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है सम प्लस सूत्री का मतलब क्या है? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। कैसी बनी रहेगी बेटा? समान बनी रहेगी। किसके अंदर रहेगी बेटा? समान किसके अंदर बनी रहेगी? सपोज एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, ये मेरे पास में क्या है बेटा? एक जनक कोशिका है। क्या है बेटा? ये मेरे पास में जनक कोशिका है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? 2C2N। मतलब समझ रहे हो, दो गुणसूत्र हैं और दो ही इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में जितनी भी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, 2 बनेंगी, 4 बनेंगी, क्या बोलूंगा बेटा मैंने ये लिख दिया, ये क्या है? डॉटर सेल्स हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं। इन पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी बेटा? समान पाई जाती। समसूत्री गुणसूत्रों का समान पाया जाना। जनक कोशिका से जैसे ही पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जनक कोशिका का संपूर्ण कोशिका पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो लगभग अपनी जनक कोशिका के समान होती है। कन्फर्म है बेटा? ये था समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन पाया कौन सी कोशिकाओं में जाता है, किस प्रकार की कोशिकाओं में प्रेजेंट होगा? तो क्या लिखेंगे? दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिकाएं, या कह सकता हूं मैं कायिक कोशिकाएं। क्या कह सकता हूं बेटा मैं? कायिक कोशिकाओं, दैहिक कोशिकाओं में या कायिक कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन संपन्न होता है? हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, समसूत्री विभाजन के बारे में चलते हैं। समसूत्री विभाजन के बारे में हमने कितनी प्रावस्थाएं बताई थी? क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती है। समसूत्री विभाजन में कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? सबसे पहली कौन सी होती है बेटा? प्रोफेज प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? मेटाफेज प्रावस्था। ये लो बेटा जी, मेटाफेज प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था कौन सी है? एनाफेज प्रावस्था। और चौथी प्रावस्था कौन सी है बेटा? टीलोफेज प्रावस्था। और पांचवी प्रावस्था कौन सी है? कोशिका द्रव्य विभाजन। होता है या नहीं होता? होगा ना? पादपों में भी होगा और जंतुओं के अंदर भी होगा। इन चार प्रावस्थाओं के बाद में विभाजन ही होता है। कन्फर्म हुआ? प्रोफेज प्रावस्था का हिंदी में नाम क्या था? पूर्वावस्था। क्या नाम था बेटा? पूर्वावस्था। आपका लिखा हुआ है, आप सिर्फ समझे इस चीज को। मेटाफेज का नाम क्या होता है? मध्यावस्था। हाँ जी। उसके बाद में कौन सी आती है? एनाफेज, पश्चावस्था, पश्चावस्था। और लास्ट में कौन सी प्रावस्था आती है? टीलोफेज, अंत्यावस्था, अंत्या अवस्था। ये लो जी, चार प्रावस्थाएं पाई जा रही। कन्फर्म हुआ? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है? समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है बेटा? बताओ। हाँ जी, प्रोफेज प्रावस्था सबसे बड़ी प्रावस्था मानी जाती है। सबसे छोटी प्रावस्था कौन सी है?
एनाफेज प्रावस्था मानी जाती है। कन्फर्म हुआ आपको? एनाफेज प्रावस्था सबसे छोटी प्रावस्था और प्रोफेज प्रावस्था सबसे बड़ी प्रावस्था, सबसे बड़ी प्रावस्था। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि कोशिका चक्कर के अंदर कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? दो प्रावस्थाएं। पहली कौन सी है? इंटरफेज प्रावस्था। दूसरी कौन सी है? विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज प्रावस्था को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहली प्रावस्था छोटी है, सबसे बड़ी कितने घंटे की? 11 से 12 घंटे की। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? एस प्रावस्था। क्या अवस्था बोलते हैं इसको? डीएनए संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसमें डीएनए की मात्रा दुगनी होती है या गुणसूत्रों की मात्रा दुगनी होती है? डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। क्या गुणसूत्रों की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? गुणसूत्रों की मात्रा यथावत बनी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। कन्फर्म हुआ? अगला क्वेश्चन आता है, एस प्रावस्था, पूर्व एस प्रावस्था और पश्च एस प्रावस्था। पश्च एस प्रावस्था में क्या होगा? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले तारक काय का क्या होता है? संश्लेषण होता है। कन्फर्म हुआ? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहां प्रारंभ होता है? कौन सी प्रावस्था में होता है? जीवन में। यदि मैं ये बोलूं आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित प्रावस्थाएं हैं, तो क्या बोलोगे? जीवन, एस, G2 या सभी? लग गया पता? जीवन और G2 तो मेन है ही है। एस प्रावस्था में आंशिक मात्रा में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण चलता रहता है। कन्फर्म हुआ? तीनों प्रावस्थाओं में स्टार्टिंग होती है जीवन के अंदर। G2 प्रावस्था के अंदर बेटा क्या होगा? क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जबकि डीएनए का संश्लेषण एस प्रावस्था में स्टार्ट होकर एस प्रावस्था में खत्म हो जाता है। कन्फर्म हुआ? समझ आया? अब चल रहा हूं बेटा मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा अगला पेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी प्रावस्था? प्रोफेज प्रावस्था। समसूत्री विभाजन की पहली प्रावस्था पढ़ने जा रहे हैं, प्रोफेज प्रावस्था। इसके बारे में क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे कि ये लार्जेस्ट स्टेज है। कैसी अवस्था है बेटा? सबसे बड़ी प्रावस्था है। क्या क्या महत्वपूर्ण गुण है वो देखिए आप सबसे पहले। नंबर 1, पहला काम क्या हो? क्या लिखेंगे? केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ करती है। क्या करती है बेटा? विलुप्त होना प्रारंभ करती है। नंबर 2, गोल्जी बॉडी व अंतःप्रभावी जालिका विलुप्त होना प्रारंभ करती है। ये लो जी, ये भी क्या हो गया? प्रारंभ करती है। तीसरा, गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र नहीं बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे यहां। क्रोमेटिन पदार्थ में अत्यधिक संघनन होता है। क्या होता है बेटा? अत्यधिक संघनन होना होता है। ये लो जी, कन्फर्म हुआ? संघनन होना स्टार्ट होता है। अब क्रोमेटिन पदार्थ जब संघनन होगा तो क्या बनाएगा? गुणसूत्र बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? गुणसूत्र बनाएगा। गुणसूत्र अधिक कुंडलित हो जाते हैं। ये पहली प्रावस्था कंफर्म हुई, समझ में आई? ये प्रावस्था मिलेगी आपको प्रोफेज के अंदर। अब प्रोफेज के अंदर ये कैसी पाई जा रही है? सपोज बेटा ये हमारे पास में डायग्राम है। अब इसमें सबसे पहले क्या हो रही है बेटा? केंद्र की झिल्ली जो होती है वो धीरे 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 गायब होना प्रारंभ कर गई। अब इसके अंदर क्या होगा? जो हमारी केंद्रिका है, केंद्रिका भी धीरे 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 क्या हो गई बेटा? विलुप्त होनी स्टार्ट हो गई। अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? ये केंद्र द्रव्य पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है मित्रों? ये केंद्र द्रव्य पाया जा रहा है। केंद्र द्रव्य के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? क्या पाए जा रहे हैं? क्या पाए जा रहे हैं बेटा? गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। पास पास आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र कुंडलित होकर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। चलो जी, अगला क्या लिखेंगे? गुणसूत्र आपस में समीप आ जाते हैं। ये किसकी है स्ट्रक्चर? ये प्रोफेज की है।
प्रोफेज के बारे में सब बोलेंगे, प्रोफेज के बारे में कथन दिया हुआ है। कन्फर्म समझ में आया? प्रोफेज का मतलब क्या है? क्रोमेटीन पदार्थ जो है पतले पतले धागों के रूप में पाए जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे क्रोमोमीर पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा? ये वाले, ये छोटे 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 ये बिंदु जो है ये क्रोमोमीर्स पाए जा रहे हैं, इसके ऊपर पाए इकट्ठे होते जाएंगे, फिर ये धीरे धीरे नजदीक आएंगे। पहले ये क्या है, ये विरले हुए हैं, दूर दूर मतलब फैले हुए हैं, प्रेजेंट है। जैसे जैसे प्रोफेज पूर्व प्रोफेज से जब ये मेटाफेज की ओर जाएगी, क्रोमेटिन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे बेटा? पास में आते जाएंगे। पास में आ रहे हैं, चलता हूं सेकंड फेज के ऊपर में। दूसरी प्रावस्था कौन सी है बेटा? मेटाफेज प्रावस्था, मध्यावस्था कहते हैं बेटा इसे। और मध्यावस्था की सबसे बड़ी परेशानी तो नहीं कह सकता, निशानी क्या है इसकी? मेटाकाइनेसिस पाया जाता है इसमें। लिख लो भाई, इसमें मेटाकाइनेसिस पाया जाता है, मेटाकाइनेसिस उपस्थित होता है। पहली निशानी बेटा इसकी ये है। दूसरा काम क्या बताएंगे? देखो मध्यावस्था मैं से स्टार्ट होगा, देखो मैं से मध्यावस्था, मैस एम से मेटाफेज। मेटाफेज मतलब मेटाकाइनेसिस, एम से जो स्टार्ट होगी, समझना दूसरी प्रावस्था के बारे में मैं आपको अध्ययन कर रहा हूं। कन्फर्म हुआ बेटा? तो मेटाकाइनेसिस उपस्थित। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? मध्य प्लेट का निर्माण हो जाए, मध्य प्लेट का निर्माण हो जाए। ये लो जी, मध्य प्लेट का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? समस्त गुणसूत्र, समस्त गुणसूत्र मोटे होकर, ये मोटे हो गए बेटा, मोटे होकर मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये मध्य प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो गए। मैं जैसे बोल रहा हूं ये चीज आप लिख सकते हो। समस्त गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र बेटा? कौन से? जो क्रोमेटिन पदार्थ के संघनन से बने थे, जो पास पास में आए थे, अब ये मोटे हो रहे हैं। मोटे होने की निशानी क्या है? गुणसूत्र को आप स्पष्ट देखना है। कौन सी प्रावस्था में देखोगे? कौन सी प्रावस्था में देखोगे? गुणसूत्र को स्पष्ट देखना है, खाता पीता देखना है। मेटाफेज, एनाफेज का संबंध है उसकी आकृति, आकार, सेंट्रोमियर की स्थिति, काइनेटोकोर, प्राथमिक संकीर्णन स्थल, द्वितीयक संकीर्णन स्थल, सेट क्रोमोसोम, टीलोमियर खंड, सभी का जब अपने अध्ययन करेंगे तो बोलेंगे क्या? एनाफेज प्रावस्था। क्या बोलेंगे? एनाफेज प्रावस्था। दो लाइनें समझ आई? मध्य प्लेट का निर्माण हो गया, समस्त गुणसूत्र मोटे होकर मध्य प्लेट के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा? व्यवस्थित हो जाते हैं। कंफर्म? चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए आगे तीसरा फैक्ट क्या आएगा इसके। अब मध्य प्लेट के ऊपर आ रहे हैं, मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब हमारे पास में केंद्रक झिल्ली भी हमारी विलुप्त है, हो गई विलुप्त। अब इसके अंदर हमारे पास में जो केंद्रिका थी वो भी हमारी क्या हो चुकी है बेटा? यहाँ पे विलुप्त हो चुकी है। गोल्जी बॉडी विलुप्त हो गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विलुप्त हो गए हैं। इसका मैं आपको एक पेज दे दूंगा डायग्राम का, ओके? आज ही दिला दूंगा आपको, मैं सिंगल पेज दिला दूंगा आपको, फिर भी आप याद रखिएगा। अब क्या होता है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ये क्या बन चुकी है यहाँ पे? ये क्या बन चुकी है? ये बेटा मध्य प्लेट बन चुकी है, बन गई मध्य प्लेट। अब ये तो था केंद्र की झिल्ली, केंद्र के बाहर क्या है बेटा? अरे कोई बोलो, ये केंद्र के बाहर क्या पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है बेटा? कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। तो कोशिका द्रव्य में कौन सा कोशिकांग आएगा यहाँ? तारकाय। कौन आएगा? तारकाय। तो तारकाय कहाँ पड़ा हुआ बेटा? विपरीत ध्रुवों की ओर पड़ा हुआ है। ये है विपरीत ध्रुव। तो ये हमारे पास में क्या है? सेंट्रोसोम। क्या है बेटा? ये सेंट्रोसोम। इसके नीचे लिखोगे क्या? विपरीत ध्रुव लिखोगे आप। ये लो, विपरीत ध्रुव। और ये हमारे पास में क्या बन चुकी है? हम इसको बोलेंगे मध्य प्लेट, मिडल प्लेट बोल देंगे बेटा। बोल दिया। अब गुणसूत्र यहां पर आएंगे, कैसे आएंगे? सुनो ध्यान से। ये पढ़े, ये पढ़े, क्लियर? अब इसके अंदर धीरे धीरे पश्च मध्य अवस्था के अंदर, फर्स्ट मेटाफेज के अंदर यहाँ पे तर्कु तंतुओं का निर्माण भी क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभ हो गया। हो गया? डायग्राम से समझ रहे हो?
सिंपल डायग्राम बता रहा हूं आपको, इसके बारे में प्रिंटेड दे दूंगा आपको पूरा, वो अपने नोट्स के अंदर लगा लेना, याद रहेगा आपको परमानेंटली, ठीक है ना। हर चीज लिखी होगी यहाँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि मेरा टाइम भी वेस्टिंग ना हो यहाँ। तो जब बात आती है ये क्या है, बोलेंगे विपरीत ध्रुव। विपरीत ध्रुव के अंदर कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, बोलेंगे सेंट्रोसोम। कौन सा होता है बेटा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारकाय। तारकाय की उपस्थिति कहाँ है, तारकाय कभी भी केंद्र द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। और कोशिका द्रव्य बेसिकली कहाँ होता है किसी कोशिका के अंदर, केंद्रक झिल्ली के बाहर की तरफ। कहाँ होता है बेटा, बाहर की तरफ होता है। क्लियर हुई बात, समझ में आई। अब चलता है आगे क्वेश्चन। हमने बता दिया मध्य प्लेट की ओर पाया जा रहा है, तो मध्य प्लेट के ऊपर गुणसूत्र जो है व्यवस्थित हो चुके हैं। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पिंडल फॉर्मेशन, इंग्लिश में हिंदी में लिखो तर्कु तंतु निर्माण। तर्कु तंतु निर्माण हो जाता है, हो जाता है। विपरीत ध्रुवों का निर्माण हो जाता है, ये भी लिख सकते हो आप। विपरीत ध्रुवों का निर्माण संभव हो जाता है। ये लो बेटा, ये मध्य प्लेट के लिए कथन है, ठीक है बेटा। चल रहा हूं मैं तीसरी स्टेज के ऊपर। तीसरी स्टेज कौन सी है बेटा हमारी, क्या बोलोगे, एनाफेज प्रावस्था। अब ये इंपॉर्टेंट प्रावस्था है, मध्य प्लेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्लेट का मतलब सिर्फ इतना ही है, मेटाफेज प्रावस्था के अंदर मिडिल प्लेट बनती है, समस्त गुणसूत्र आकर उस प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य रेखा के ऊपर जाते हैं। जैसे मैं बोलूं इधर के बच्चे बीच में लाइन तैयार करो भाई अपनी, तो बीच में लाइन बन गई ना, तो मिडिल प्लेट के ऊपर लाइन बन चुकी है। अब मैंने किसको किधर रखना है वो विपरीत ध्रुव बताएंगे। तो चलता हूं यहाँ पे, एनाफेज। एनाफेज प्रावस्था कैसी होती है बेटा, स्मॉलेस्ट स्टेज होती है, याद रखिएगा ध्यान से, सबसे छोटी प्रावस्था होती है एनाफेज। एनाफेज के बारे में कथन क्या है, क्या बोलोगे। नंबर 1, गुणसूत्र मध्य प्लेट से विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ये पहला कथन है इसका। विपरीत ध्रुवों की ओर इन्होंने क्या करना है बेटा, गमन स्टार्ट कर देना है। एनाफेज में और क्या बोलेंगे, इसमें गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। मैं कह सकता हूं गुणसूत्र दुगने हो जाते हैं। गुणसूत्र कितने हो जाते हैं बेटा, दुगने हो जाते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है। अपने कह सकते हैं गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, गुणसूत्र बिंदु का, ये लो जी, विभाजन होता है। कंफर्म, ठीक है बेटा, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो गुणसूत्र मध्य प्लेट की में से विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं, मतलब यहां से ये गुणसूत्र इधर गति करना प्रारंभ करेंगे, यहां से इधर गति करना प्रारंभ करेंगे। ये इधर गति करेगा, ये इधर गति करेगा। कंफर्म हुआ, समझ में आई चीजें। मध्य प्लेट मेटाफेज के बाद में गुणसूत्र पृथक होकर वापस ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं। एक चीज और लिखे इसके अंदर, हमने लिखा गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है यहाँ पे, तो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन जो होगा वो यहाँ से होगा, ऐसे 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 डिवीजन होगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये यहाँ से होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। कन्फर्म हुआ। अब एक चीज इसके अंदर क्या लिखोगे, गुणसूत्र मध्य प्लेट से जब विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करता है, इस गमन करने में कितनी ऊर्जा खपत होती है, ऊर्जा खपत कितनी एटीपी खपत होते हैं, तो आप लिखोगे आंसर 30 एटीपी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जेट और सीयूटी लेवल का। क्या लिखोगे, लिखो, नई लाइन लिखाओ, मैं लिखाता हूं आपको, लिखो, आप लिखो, शाबाश लिखो। मध्य प्लेट से गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने पर, मध्य प्लेट से गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने पर, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने पर, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने पर 30 एटीपी की ऊर्जा खपत होती है, 30 एटीपी की ऊर्जा खपत होती है बेटा।
ओके, आगे लिखो। अब मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखो, आप समझो डायग्राम को, केवल समझना है। इसकी डायग्राम आपको मैं दे दूंगा, मत बनाना आप इसको, सिर्फ समझ लो आप इसको। अब देखो, ये थी हमारे पास में एनाफेज स्टेज की स्लाइड, ये हमारे पास में केंद्रक झिल्ली बिलो, यहां पाए जा रहे हैं हमारे पास में विपरीत ध्रुव सेंट्रोसोम तारकाय। ये थी हमारे पास में मध्य प्लेट, ये मिडिल प्लेट थी बेटा भाई, मध्य प्लेट थी। यहां हमारे पास में क्या थे, क्रोमोसोम्स, क्या थे बेटा, क्रोमोसोम। अब जब यहाँ पे तंतुओं का निर्माण होगा, क्या बना है बेटा, ये तंतु स्पिंडल फॉर्मेशन बनी हुई है, ये हमारे पास में तंतु बने हुए हैं। तो जब किसी गुणसूत्र को, सपोज करो ये क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा क्रोमोसोम मध्य प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है, मध्य प्लेट के ऊपर ये पूरा का पूरा लंबाई के अंदर क्या हो गया, ये विभक्त हो गया, ये लंबाई के अंदर हो गया, काट दिया यहाँ पे। अब एक ध्रुव बेटा यहाँ पे है, एक ध्रुव जब यहाँ पे है, इसका तंतु ये बना हुआ है, इसका तंतु जब ये बना हुआ है, जब ये इसको यूं खींचेगा, जब ये इसको यूं खींचेगा, तो गुणसूत्र बिंदु की दिशा किस ओर होगी, ध्रुवों की ओर या मध्य प्लेट की ओर। अब ये यहां सपोज कर लो गुणसूत्र बिंदु है, ये भुजाएं, ये ऊपर भुजाएं, कोई मेरे को यहां से पकड़ कर खींचेगा, तो मेरा ये हिस्सा जो होगा, गुणसूत्र बिंदु जो होगा, वो कहां होगा, ध्रुवों की ओर, और मेरी भुजाएं जो होगी वो कहां होगी, मध्य प्लेट की ओर होगी या नहीं होगी, बना दो। कन्फर्म। अब ये गति कर रहा है, जा रहा है, ये स्टार्ट कब हुआ, नोट करके लिखाता हूं आपको मैं, ये स्टार्ट हुआ पूर्व एनाफेज में। एनाफेज को मैंने क्या बताया था, प्रत्येक प्रावस्था की दो अवस्थाएं होती हैं, पूर्व पश्च, पूर्व पश्च। ऑप्शन आ रहा है, एनाफेज की पूर्व प्रावस्था किसके संपर्क में स्थापित होती है, मेटाफेज के या टीलोफेज के, मेटाफेज, और पश्च एनाफेज प्रावस्था टीलोफेज के साथ में टच होगी। कन्फर्म है ये तो क्रम याद है आपको, हम कैसे लिखते हैं, PMAT। एनाफेज की पूर्व प्रावस्था इसके साथ में मैच कर रही है, पश्च प्रावस्था इसके साथ में मैच कर रही है, मेटाफेज की पूर्व प्रावस्था प्रोफेज के साथ में टच कर रही है, पश्च प्रावस्था एनाफेज के साथ में टच कर रही है। समझ रहे हो ना इन चीजों का, दिमाग में आ रही है ना ये, कोई भी चीज, अब ये बोर्ड है, इसका अग्र सिरा उसकी तरफ, इसका पश्च सिरा उसकी तरफ, फिर हम अगले बोर्ड की बात करेंगे, उसका अग्र सिरा कुर्सी की तरफ और पश्च सिरा इस बेंच की तरफ, हो गया ना। इस तरीके से प्रत्येक के दो भाग होते हैं। तो अब ये स्टार्ट कब हुआ, ये प्रोसीजर कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ पूर्व एनाफेज में। ये खत्म कहां होगा, बोलेंगे पश्च एनाफेज में। कहां होगा बेटा, पश्च एनाफेज में होगा। तो इसमें जाने वाली जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे कितनी लग रही है, 30 एटीपी ऊर्जा यहाँ पे खपत हो रही है। कंफर्म हुआ, समझ में आया आपको क्वेश्चन। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, स्टार बनाकर लिखो, एक लाइन, एक पंक्ति लिखो, मैं लिखाता हूं आपको, लिखो लिखो बेटा, एनाफेज के बारे में लिखो अपने, लिखो पश्च एनाफेज में, पश्च एनाफेज में, पश्च एनाफेज में, एनाफेज में अर्ध गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के साथ, अर्ध गुणसूत्रों के, अर्ध गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात, मतलब वो पहुंच चुके, ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात, पहुंचने के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन की तैयारी होती है। अंडरलाइन कर लेना इसको, कोशिका द्रव्य विभाजन की तैयारी होती है, कोशिका द्रव्य विभाजन की तैयारी होती है।
अब आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया, समसूत्री विभाजन की किस प्रक्रिया के उपरांत कोशिका द्रव्य विभाजन की तैयारी होती है, क्या लिखोगे। अब आपने ये नहीं करना कहीं वो डाल दो कि पहली प्रावस्था प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज। आप सोचो कि टेलोफेज प्रावस्था के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, नहीं। क्यों? क्योंकि यार एनाफेज प्रावस्था के अंत में समस्त अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही ये विपरीत ध्रुवों के ऊपर पहुंचेंगे वहां उपस्थित जल और खनिज पदार्थों का क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। और जैसे ही अवशोषण कर लिया, जैसे ही अवशोषण कर लिया, आगे टीलोफेज प्रावस्था। इसका नाम क्या है, सुनो ध्यान से, इसे रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था भी कहा जाता है। रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था लिख लो बेटा हिंदी के अंदर, रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था कहा जाता है। क्या मतलब है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बात ध्यान देना। क्या मतलब है इसका, जो कुछ प्रोफेज प्रावस्था में गायब हुआ था वो टीलोफेज में पुनः प्रकट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या लिखोगे, अब क्या लिखेंगे अपने, प्रोफेज के अंदर जो चीजें गायब हुई थी, क्या हुई थी बेटा, गायब हुई थी, गायब हुई संरचनाएं टीलोफेज में क्या हो जाएंगी बेटा, प्रकट हो जाएंगी। ये लो, अब क्या क्या गायब हुआ था प्रोफेज में, पढ़ के बताओ। केंद्रक की झिल्ली गायब हुई थी, केंद्रिका गायब हुई थी, गोल्जी बॉडी भी गायब हुआ था, अंतःप्रदवी जालिका भी गायब हुई थी। बात समझ, गुणसूत्र जो थे, सॉरी जो गुणसूत्र थे, क्रोमेटिन पदार्थ ने संघनित होकर क्या बनाया था, गुणसूत्र। यहां गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, विरल होकर वापस क्या बना देंगे, क्रोमेटिन। समझ आ गई, केंद्रक झिल्ली भी प्रकट हो गई। इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो डायग्राम कैसे बनता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये लो मित्रों, क्या बन गई, केंद्रक झिल्ली भी बन गई, केंद्रिका भी पुनः प्रकट हो गई, गोल्जी बॉडी वगैरह वो भी आ गई, अंतःप्रदवी जालिका भी आ गई, सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और जो गुणसूत्र थे वो क्या हो गए वापस, क्या हो गए गुणसूत्र बेटा, संघनन के अंदर कम हो गया, पृथक पृथक हो गए, कन्फर्म हुआ बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे समस्त संरचनाएं, संरचनाएं जैसे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदवी जालिका पुनः प्रकट हो जाते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये लो मित्रों, दोबारा क्या हो चुके हैं बेटा, ये अपने को वापस मिल जाएंगे, ठीक है, पुनः प्रकट हो जाएंगे यहाँ पे। और क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। कितना आपने ऊपर लाभ उतार दिया आपने बेटा, समझ में आ रहा है क्या। प्रोफेज प्रावस्था में गायब हुई संरचनाएं टीलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती हैं, इसीलिए प्रोफेज प्रावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था में होती है, टीलोफेज। प्रोफेज प्रावस्था की उल्टी प्रावस्था कौन सी है, अपोजिट प्रावस्था कौन सी है, टीलोफेज। इसीलिए टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। कन्फर्म रहेगा बेटा। इसके अंदर क्या होता है, देखें ध्यान से, जो हमने एनाफेज में जो किया था, एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज के अंदर बेटा देखो, अब गुणसूत्र वापस यहां पहुंच चुके हैं, एक झिल्ली ये बन गई, एक कोशिका बेटा ये बन गई। गुणसूत्र क्या थे बेटा, यहाँ उपस्थित थे, ये सारे के सारे ये पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ये फर्स्ट एनाफेज का डायग्राम माना जाता है, ये वाला इस तरीके से। अब इसमें क्या पाया जा रहा है, ये क्या है, गुणसूत्र है, क्या बोलेंगे बेटा, गुणसूत्र है। ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर पाए जाने वाले किसका, जल प्लस खनिज लवण जो होते हैं, लवण,
इनका क्या करते हैं बेटा, ये अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अवशोषण कर जाते हैं, केंद्र झिल्ली वापस बन जाती है, दो कोशिकाएं बन गई दोनों। कंफर्म हुआ। ये चीज पाई जाती है समसूत्री के एंड में। एनाफेज के अंदर अपने कह सकते हैं कि एनाफेज एक वो प्रावस्था होती है जहां वास्तविक तरीके से कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू हो जाती है। होता नहीं है, कोशिका द्रव्य विभाजन कब होगा, टीलोफेज के बाद में होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कब होती है, अपने क्या बोलेंगे, एनाफेज प्रावस्था के अंत में, फर्स्ट एनाफेज प्रावस्था में उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज के बारे में क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन आया हुआ बड़ा शानदार, लिखेंगे इसके बारे में। क्या लिखोगे, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखोगे, गुणसूत्रों की पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। सुनो ध्यान से, अरे शब्द का मतलब समझो, पृथक पहचान का मतलब क्या है। हमने क्या बोला था, गुणसूत्र किससे बनते हैं, क्वेश्चन आया गुणसूत्र किससे, क्रोमेटिन पदार्थ से। किससे बनते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ यदि संघनन होगा तो क्रोमोसोम बनेगा। अब टीलोफेज प्रावस्था में क्या हो रहा है, वापस गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ में बदल रहा है, तो फिर गुणसूत्र की पहचान खत्म हुई या नहीं हुई, हो गई ना। गुणसूत्र की पहचान यहाँ पे खत्म हो जाती है। लिखो यहाँ पे, गुणसूत्रों की पृथक पहचान खत्म हो जाती है। क्या लिखोगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, समसूत्री विभाजन की कौन सी ऐसी प्रावस्था है जिसमें गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है। क्या आंसर भरोगे, टीलोफेज प्रावस्था का भरोगे। समझिए बात बेटा, ध्यान आई, गुणसूत्र की पृथक पहचान समाप्त हो चुकी है। आगे लिखो, अगला लाइन एक और लिखो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर, अगली लाइन लिखो, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके अकुंडलित होकर, अकुंडलित होकर होकर क्रोमेटिन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। हो गया, हो गया, परिवर्तित हो गया, पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसके उपरांत कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान, कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके उपरांत कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक भाई, समझ आ गया समुद्री विभाजन। अच्छा, एनाफेज प्रावस्था हमने लिखी है, एनाफेज प्रावस्था के अंदर आप एक चीज और क्या लिख सकते हो, समसूत्री विभाजन की एनाफेज प्रावस्था किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ आप मेरे को। गुणसूत्र का कैरियोटाइप अध्ययन करने के लिए, किसका अध्ययन करने के लिए, कैरियोटाइप अध्ययन करने के लिए। एनाफेज वाले प्रक्रम में लिख लेना एक चीज और, एनाफेज वाले जो स्टेप लिखाए हुए हैं उसमें लिख लेना, गुणसूत्र का कैरियोटाइप का अध्ययन संभव। कंफर्म। अगली प्रावस्था कौन सी आएगी, हमने केंद्र द्रव्य विभाजन के अंदर समसूत्री विभाजन कर दिया। समसूत्री के बाद में जस्ट क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, होगा या नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। बोलता हूं मैं, कोशिका द्रव्य विभाजन आ गया बेटा यहाँ पे। अब कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर अपने क्या बोलते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका प्लेट के द्वारा, सेल प्लेट विधि, कोशिका पट्ट विधि, कोशिका पट्ट विधि कैसी होती है, अपकेंद्रीय। कैसी होती है बेटा, अपकेंद्रीय क्रम के द्वारा होती है। अपकेंद्रीय क्रम का मतलब क्या है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर चलता हूं एनिमल सेल के अंदर, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, कोशिका खांच विधि। कौन सी विधि बेटा, कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि जो होती है कैसी होती है,
अरे बताओ बेटा, कल बताए, ये भूल गए बता। अभी केंद्रीय क्रम के अंदर होगी। और अभी केंद्रीय क्रम का मतलब क्या है? बाहर से अंदर की ओर बनेगा। बाहर से अंदर की ओर क्या बनेगा? कोशिका खांच बनेगी। इसी कोशिका खांच को क्या कहते हैं? मिड बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? मिड बॉडी बोलते हैं, मध्यकाय कहते हैं इसे। लिख दिया भाई, इसे मध्यकाय कहा जाता है। मध्यकाय के निर्माण में कौन से दो कोशिकांग भाग लेते हैं? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स लेते हैं भाग या नहीं लेते? इसके साथ में दो प्रकार की संकुंचनशील प्रोटीन पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? संकुंचन वलय इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है बेटा इसका? संकुंचन वलय। ये लो जी, इसे संकुंचन वलय भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन से प्रोटीन काम करते हैं? अपन बोलेंगे एक्टिन प्लस मायोसिन। दो प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो संकुंचन वलय का निर्माण करते हैं, कोशिका खांच का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन काम आते हैं। पहला प्रोटीन होता है एक्टिन, दूसरा होता है यहाँ पे मायोसिन। कंफर्म? क्लियर हुआ? आगे कोई क्वेश्चन है तो मैं लिखवा देता हूँ, फटाफट लिखो, फिर इसका रूपांतरण करवाता हूँ बेटा आपको मैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल करवा चुका हूं आपको, फ्रैगोब्लास्ट वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, है ना बेटा? चलो बेटा, इसका महत्व लिखो फटाफट। हेडिंग डालो इसका महत्व, सिग्निफिकेंस। कोशिका समसूत्री विभाजन का महत्व लिखो बेटा। महत्व में क्या लिखोगे? नंबर 1 पे केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य की व्यवस्था करने में सहायक, इसका अरेंजमेंट करेगा। महत्व में क्या लिखेंगे? केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य की व्यवस्था बनाए रखने में सहायक। व्यवस्था बनाए रखने, पहला काम, ये ध्यान देना, ये व्यवस्था 1:2 वाली व्यवस्था है, लिख लेना इसको आप। ठीक है, दूसरा महत्व लिखो इसका बेटा। दूसरे महत्व में लिखो जीवों की शारीरिक व कायिक वृद्धि में सहायक। शारीरिक व कायिक वृद्धि में सहायक। वृद्धि में सहायक। ओके, अगला कोशिका विभाजन व विभेदन में सहायक। विभेदन में सहायक, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन व विभेदन के अंदर कौन सा विभाजन सहायक होता है? हम बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और अगला लिखो कोशिकीय मरम्मत में, कोशिकीय मरम्मत, सेल्यूलर रिपेयर, सेल्यूलर रिपेयर करने में सहायक है। विभिन्न कोशिकाओं की मरम्मत करने के अंदर बेटा ये सहायक होती है। ठीक है बेटा, रिपेयर होती रहती है सेल्स। ठीक है, आगे इसके अंदर लिखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। लगभग इसके अंदर बेटा हमारे टॉपिक जो अपने हो चुके हैं, और बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सामान्य मैं आपको करवा चुका हूँ, इतना मतलब नहीं, वो लाइट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेंगे। अभी अपने को टॉपिक में जाना है। अभी अपना टॉपिक कैसा आएगा? अब इसके अंदर लिखेंगे रूपांतरण। एक छोटा सा टॉपिक है, समसूत्री विभाजन के रूपांतरण के बारे में पूछा जाएगा। लाइट करवा रहा हूं आपको मैं। नंबर 1, इसका रूपांतरण कौन सा होता है? कोशिका विभाजन का रूपांतरण कौन सा है? पहले सुने ध्यान से। कोशिका विभाजन का पहला रूपांतरण हम लिखेंगे क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस। इसका दूसरा नाम है प्रोमाइटोसिस। क्रिप्टोमाइटोसिस, प्रोमाइटोसिस, 1 नंबर रूपांतरण। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती। क्या नहीं होती? कुछ फैक्ट लिखा रहा हूं इसके अंदर मैं, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं। नंबर 1, केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती। विलुप्त नहीं होती, पहला काम। समस्त परिवर्तन कहां होते हैं? समस्त परिवर्तन केंद्रक द्रव्य में होते हैं। कहां होते हैं बेटा?
केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। जितने भी परिवर्तन होंगे, कोशिकीय परिवर्तन होंगे, वो कहाँ होंगे? केंद्रक द्रव्य के अंदर परिवर्तन होते हैं बेटा। क्रिप्टोमाइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस मतलब होता है झूठा माइटोसिस, झूठा समसूत्री, असमसूत्री विभाजन कहते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? असूत्री, असमसूत्री, मतलब असत्य समसूत्री कह दो आप। हाँ, ये कथन सही रहेगा, असत्य समसूत्री, असत्य समसूत्री विभाजन कहते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। किसमें पाया जाता है? जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा इत्यादि। एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ था सीयूटी के अंदर, सीयूटी में क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, हमने ये लिखा दिया कि इस प्रकार के विभाजन के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो विलुप्त नहीं होती, और सारे के सारे जो परिवर्तन होंगे, जो मैं पढ़ा रहा था आपको, सारे के सारे कोशिका में क्रोमोसोम कैसे संघनन होता है, कैसे वितरित होते हैं, कैसे मध्य प्लेट पे आते हैं, ये सारे परिवर्तन कहाँ पे हो रहे हैं? केंद्र के अंदर संपन्न हो रहे हैं। कन्फर्म हुआ? इसमें लिखा हुआ है कि इनके अंदर कोई भी कोशिका को विभाजन करने के लिए हमारे पास में विभाजन के दो ध्रुव पाए जाते हैं। यहां सबसे मोटी पहचान क्या रहेगी कि इसके अंदर बेटा क्या नहीं पाया जाएगा? तारक काय नहीं पाया जाता। इसमें तारक काय एब्सेंट होता है, तारक काय होता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तारक काय इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर? आप प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सबसे शानदार एग्जांपल है अमीबा वगैरह, या अमीबा की विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका प्रोटोजोआ, देखो ध्यान से, प्रोमाइटोसिस पी, तो आप क्या लगा दो? प्रोटोजोआ। इसे बहुत ज्यादा पुराना और आदिम प्रकार का समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये पुराना और आदिम प्रकार का समसूत्री विभाजन है बेटा। ठीक है बेटा, दूसरी प्रावस्था पे अपन चलते हैं। दूसरी प्रावस्था का नाम लिखेंगे अपन, हमने पहला कौन सी होगी हमारी? प्रोमाइटोसिस। दूसरा हम लिखेंगे इसके अंदर, हम एक हिंदी में कहते हैं संकोशी प्रावस्था, संकोशिक प्रावस्था, संकोशिक प्रावस्था। दूसरा नाम होता है इसका सीनोसिटिक प्रावस्था, सीनोसिटिक प्रावस्था, सीनोसिटिक प्रावस्था। बेटा इसका मतलब क्या है? मतलब समझो इसका। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य का विभाजन तो होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। क्या लिखेंगे? केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ये लो, कैसे कैसे नहीं होता? अब ये केंद्र कहने लो, मान लो। अब इसके बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है बेटा? ये कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। कन्फर्म हुआ? अब केंद्र के अंदर विभाजन होगा तो ये ऐसी प्रावस्थाएं बन जाएगी इसके अंदर। ये बहुत सारे छोटे 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 क्या बन जाएंगे? प्रो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये क्या बन गई? संकोशिक प्रावस्था बन गई, सीनोसिटिक प्रावस्था कहते हैं। केवल केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य तो है विभाजनशील, विभाजनशील, और जबकि कोशिका द्रव्य अविभाजनशील। कोशिका द्रव्य अविभाजनशील। ये लो, कोई डाउट किसी बच्चे को? संकोशी प्रावस्था कहते हैं, सीनोसिटिक प्रावस्था कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? ये समसूत्री विभाजन का रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब क्या है? रूपांतरण का मतलब है तो समसूत्री विभाजन जैसा, लेकिन वास्तविक समसूत्री विभाजन ये नहीं है। कंफर्म हुई बेटा? समझ आ गई? नंबर 3 पे लिखो एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस हिंदी में क्या लिखेंगे? एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का दूसरा नाम क्या है बेटा? बहुगुणिता। क्या लिखेंगे? बहुगुणिता। पादपों के लिए लाभदायक है,
जंतुओं के लिए थोड़ी हानिकारक है, ठीक है। बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है बेटा इसे। बहुगुणिता स्थिति जो होती है इसमें प्रकट हो जाती है। कथन क्या लिखोगे इसके बारे में? इसमें क्या लिखोगे? केंद्रक द्रव्य का विभाजन नहीं होता। मित्रों देखो, केंद्रक द्रव्य विभाजन क्या है? नहीं होता, केवल गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है बेटा? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। केंद्रक द्रव्य विभाजन यहां पर नहीं पाया जाता, केवल क्या मिलेगा बेटा आपको? गुणसूत्रों की संख्या दुगनी मिलेगी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक, क्या लिखोगे आप इसके अंदर बेटा? एंडोमाइटोसिस की ये प्रक्रिया बहुगुणिता प्रावस्था आपको और देखने को कहां मिल सकती है? आवर्त बीजी पादपों का जो प्राकोष होता है, आप टेपिटम के बारे में पढ़ते हो, मैं आपका ऐसे एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, यदि आपने कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल लूं। चलते हैं, देखो हमने लिखा एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? हमने लिखा बहुगुणिता। हमने बोल दिया बहुगुणिता है। क्या है? बहुगुणिता है। इसमें हम एक कथन लिखेंगे बेटा। क्या कथन लिखेंगे? कि इस प्रोसीजर के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता। तो इसमें होता क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं इनकी मात्रा बढ़ती, मात्रा बढ़ती है। अब ये कंडीशन, बहुगुणिता की कंडीशन आपको कहां मिलेगी? आवृत बीजी पादप जो होते हैं, आवृत बीजी प्लांट जो है, इनके अंदर जो परागकोश होता है, क्या होता है बेटा? परागकोश। परागकोश का सबसे भीतरी स्तर, क्या बोलेंगे? सबसे भीतरी स्तर, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पोषक स्तर के नाम से जाना जाता है। और पोषक स्तर का दूसरा नाम क्या है? अपन बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं बेटा? टैपिटम स्तर। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? एक लघु बीजाणु में 4 परागकण पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं चतुष्क प्रावस्था। वो कैसी प्रावस्था है? वो एंडोमाइटोसिस की प्रावस्था। ठीक है बेटा, यहां क्या पाया जाएगा? बहुगुणिता पाई जाएगी, बहुगुणिता उपस्थित होती है। पहला कथन तो आप ये याद कर रहे हैं। दूसरा काम क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग क्या आ रही है? मान लो कि समसूत्री विभाजन चल रहा है, आपने समसूत्री विभाजन को क्या करना है? समसूत्री विभाजन को रोकना है। समसूत्री विभाजन को आपने रोकना है, या चलते समसूत्री विभाजन के अंदर कोई आप अपने अवरोध उत्पन्न करना है, तो आप इसका क्या काम करोगे? आप लिखेंगे हम अवरोध उत्पन्न करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोल्चिसीन का। लिखो बेटा, कोल्चिसीन। ये वो पदार्थ है जो कौन से पादप से प्राप्त होता है? हम बोलेंगे कोल्चिकम। कोल्चिकम ऑटमनेलम। कोल्चिकम ऑटमनेलम से इसको प्राप्त किया जाता है। समसूत्री विभाजन में अवरोध उत्पन्न करने में कोल्चिसिन समसूत्री विष का कार्य करता है, समसूत्री विष का कार्य करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखवाया मैंने आपको। जेट सीयूटी में इसकी डिमांड रहती है। इस क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको हम समसूत्री विष के नाम से जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन के अंदर जब हमने कोल्चिसिन का प्रयोग कर दिया, कौन सी प्रावस्था को रोकेगा? ये बताओ मेरे को। ये कौन सी प्रावस्था में अवरोध उत्पन्न कर देगा? बोलेंगे मेटाफेज प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था में? ये लो मित्रों, ये मेटाफेज प्रावस्था को रोक देता है। प्रावस्था जो होती है उसको क्या कर देगा?
स्टॉप कर देगा, रोक देगा, समसूत्री विभाजन पूरा नहीं हो पाएगा। कौन रोकेगा? कोलचिसिन रोकेगा। कौन रोकेगा? कोलचिसिन रोकेगा। कोई डाउट? समझ आया? बढ़िया, शानदार तरीके से। एक एग्जांपल और लिखो। कभी ऑप्शन के अंदर आ जाता है कि निम्न में से समसूत्री विष है, इसके और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? लिख लो बेटा। और प्रकार हो सकते हैं, एक को बोलते हैं मस्टर्ड गैस, सबसे धाकड़ सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली समसूत्री विष है। इसके अलावा राइबो एंडोन्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज बोल दो, चाहे आप राइबो एंडोन्यूक्लियेज बोल दो, ये दोनों भी क्या काम करते हैं बेटा? ये दोनों भी सम्मिलित रूप से हम इन्हें क्या कह सकते हैं? समसूत्री विष कह सकता। सपोज आपके पास में क्वेश्चन आ गया, निम्न पदार्थों में से समसूत्री विष नहीं है। पहला ऑप्शन कोलचिसिन, दूसरा मस्टर्ड गैस, तीसरा राइबोन्यूक्लियेज, है ना, चौथा मैंने वहां पे आगे कुछ और लगा दिया, है ना, कोई प्रोटीन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। आपको पहचान करनी है कि ये तीन जो है ना, ये आपकी पेपर की दृष्टि से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट इसके ऊपर हुआ है, कोलचिसिन के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन ये भी आए हुए हैं। तो इन तीनों पदार्थों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? समसूत्री विष कहते हैं। पर एक विशेषता याद रखना, कोलचिसिन समसूत्री में अवरोध उत्पन्न करता है मेटाफेज प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था? कोलचिसिन के द्वारा समसूत्री विष के रूप में समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में अवरोध उत्पन्न किया जाता है? मेटाफेज में। जबकि ये किसमें करते हैं? ये दोनों करेंगे जीवन प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था में? डीएनए के संश्लेषण से पहले वाली प्रावस्था में। कोशिका को वही रोक देंगे, डीएनए का संश्लेषण होगा ही नहीं। समझ आई बात ध्यान से? अब जब मान लो G1, S, G2 और M, जो अभी ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको मैं? ये पढ़ा रहा हूं आपको मैं M प्रावस्था, 1 घंटे वाली प्रावस्था पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ये दोनों जो है, ये समसूत्री विष के रूप में कहां अपना प्रभाव दिखाते हैं? यहाँ। तो लिख लेना, इनके द्वारा जो प्रभावित होने वाली प्रावस्था कौन सी है मित्रों? अरे कौन सी है? जीवन प्रावस्था है। डाउट? मतलब दोनों टॉपिक मैंने इसके अंदर आपको बता दिए। समसूत्री विभाजन का महत्व आपको करवा दिया है, समसूत्री विभाजन की चारों प्रावस्थाएं करवा दी हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए समसूत्री विभाजन के अंदर पाई जाने वाली 4 प्रावस्थाओं का बढ़ते से बड़ी प्रावस्था से छोटी प्रावस्था की और आप इसका पदानुक्रम लिखें तो क्या लिखोगे? बताओ। समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाएं हैं, कौन सी है? PMAT, यही प्रावस्था होती है। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी वन कौन सी है? प्रोफेज। उससे छोटी टीलोफेज। उससे छोटी मेटाफेज। उससे छोटी एनाफेज। मतलब ये प्रावस्था हो गई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बना दी, पटमा, पटमा, PTMA। ठीक है बेटा। और वैसे इसकी प्रावस्था क्या होती है? PMAT, PMAT। तो ये क्या बन गया? पटमा। सबसे अधिक इसके अंदर, सबसे कम इसके अंदर। ठीक है बेटा। ये इनका बढ़ते से घटते हुए आकार के अंदर पदानुक्रम क्रम बताया है मैंने। चलूं आगे। अब चलते हम मियोसिस डिवीजन के ऊपर। किसी बच्चे को पीछे समसूत्री विभाजन के अंदर यदि किसी भी कथन के अंदर कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर, डायग्राम आपको आज देके भेजूंगा, कन्फर्म है। ठीक, चलता हूं बेटा मैं मियोसिस डिवीजन के ऊपर। मियोसिस डिवीजन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मियोसिस डिवीजन के बारे में एक बात बोली गई है, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपन क्या दिक्कत आती है? अर्धसूत्री विभाजन। देखो मियोसिस का मतलब क्या है? MEIO, मियो प्लस सिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? मियो, मियो का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड।
क्या होता है बेटा? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटना, रितना, कम होना। इसका मतलब क्या है? कम होना, आधा रह जाना, आधा रह जाना, ये इसका मीन है। किसका? सिस का। सिस मैंने काय, काय मैंने शरीर, शरीर के अंदर अपने किसका कम हो जाना? अनुवांशिक पदार्थ का कम हो जाना, जेनेटिक मटेरियल का कम हो जाना। अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे बेटा? बताओ मेरे को, कौन थे? फार्मर एंड मुर्रे। फार्मर एंड मुर्रे, ये है इसके खोजकर्ता। यदि हम इसके वर्णन के बारे, सॉरी, यदि अपने इसके बारे में पूछा जाए, नामकरण के बारे में पूछा जाए, वैसे ये नामकरण है बेटा, इसमें करो आप नामकरण, इसके बारे में लिखो, खोजकर्ता के बारे में लिखो, वान बेंडेन। क्या बेटा? वान बेंडेन, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से इसने दिया, वान बेंडेन। अगर इसका विस्तृत वर्णन देखे बेटा, क्या बोलेंगे? विस्तृत वर्णन किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विनी वर्डर। क्या नाम था बेटा? विनी वर्डर। विनी वर्डर ने सबसे पहले इसका विस्तृत अध्ययन किया था, वर्णन किया था इसके बारे में। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया है, मियोसिस डिवीजन की जो प्रक्रिया है, ये सामान्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाएगी? अपन बोलेंगे जनन कोशिकाओं में, जनन सेल्स के। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, जो जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जनन कोशिकाओं का आगे जो भूमिका रहती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास में? मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? क्या बोल सकते हो परिभाषा? अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन जिसमें जनक कोशिका, लिख लो बेटा, जिसमें जनक कोशिका, जनक कोशिका के द्वारा निर्मित पुत्री कोशिकाओं में, निर्मित पुत्री कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा क्या रह जाती है बेटा? क्या रह जाती है? आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्ध गुणसूत्र, आधी मात्रा रह जाती है। यदि मैं यहाँ बोलूं, यदि यहाँ पे हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थ 100% है, 100% है, तो बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में कितना रह जाएगा बेटा? कितना रह जाएगा बेटा? 50-50% रह जाएगा। कन्फर्म हुआ? आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा हमारे पास में क्या हो चुकी है बेटा? आधी हो चुकी है। हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण के दौरान आनुवांशिक पदार्थ जो होता है समान मात्रा में आधा आधा बट जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, परेशानी है। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन। जनक कोशिका से विभाजन के दौरान बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा क्या रह जाएगी? आधी मात्रा रह जाएगी। इसे अपन क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? हाँ जी बेटा, चलो पेज पे, देखें आगे। मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। पहले वाला कौन सा था? माइटोटिक डिवीजन था। मियोसिस डिवीजन बेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। ऐसे दूसरे क्रम में 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा हमारा? मियोसिस सेकंड विभाजन। समझ आया बेटा? कन्फर्म हुआ?
इन दोनों प्रकार के अर्धसूत्रीय विभाजन में से सत्य अर्धसूत्रीय विभाजन कौन सा है, ये या ये? बताओ भाई, दोनों में से सत्य अर्धसूत्रीय विभाजन कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया? सत्य अर्धसूत्रीय विभाजन। इसको रियल म्योटिक डिवीजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसे रियल रिड्यूसिंग डिवीजन कहा जाता है। और मियोसिस सेकंड क्या है? असत्य अर्धसूत्रीय विभाजन। असत्य को क्या बोलेंगे, किसके समान है ये? अपन बोलेंगे ये विभाजन पूरी तरीके से किसके समान होता है? समसूत्रीय विभाजन के समान होता है। किसके समान होता है बेटा? समसूत्रीय विभाजन के समान पाया जाता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता ही नहीं देखा जाए। ये क्या है? ये एक प्रकार का समसूत्रीय विभाजन है। अब हमारे पास में मियोसिस के अंदर कितनी प्रावस्थाएं पाई जाएंगी बेटा? पहली प्रावस्था कौन सी है, बताओ भी नाम, कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट। दूसरी मेटाफेज फर्स्ट। तीसरी एनाफेज फर्स्ट। और चौथी टेलोफेज फर्स्ट। कंफर्म। और पांचवी प्रावस्था कौन सी आएगी? साइटोकाइनेसिस। ये लो, साइटोकाइनेसिस प्रथम, फर्स्ट बोल। ओके, ऐसे ही इसके अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं होंगी? नंबर 1 पे क्या बोलेंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, अगला टेलोफेज सेकंड, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस सेकंड। कंफर्म हुआ? एक्चुअली में मियोसिस विभाजन है क्या? ये हमारे पास में एक जनक कोशिका है, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है, और ये इसका कोशिका है। ये है मेरे पास में एक जनक कोशिका। बेटा बताते जाना मेरे को भी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जनक कोशिका से पहला कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। 2 कोशिकाएं बनी, एक ये बन गई, एक ये बन गई। फिर कौन सा होगा? मियोसिस सेकंड होगा। कितनी कोशिकाएं बन गई? अरे कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। बेटा बोला तो करो। ये कोशिका कैसी है मेरे पास में? अरे कैसी कोशिका है? द्विगुणित। इसमें अनुवांशिक पदार्थ कितना था? मान लो यहाँ पे 100% है। कितना जाएगा इसमें? आगे कितना जाएगा? कितना जाएगा? शाबाश, पक्का फेल हो गए। बताओ कैसे? यहां विभाजन कौन सा हुआ है? कौन सा हुआ है? मियोसिस फर्स्ट क्या है? सत्य अर्धसूत्रीय विभाजन। इधर कौन सा हो रहा है? अरे कौन सा हो रहा है? मियोसिस सेकंड विभाजन किसके समान होता है? तो 100% तो था पुत्री कोशिकाओं में, इसमें तो आ गया 50-50। कितना आ गया? 50-50। आगे जो पुत्री कोशिकाएं हैं इनमें 25-25 कैसे जाएगा? 50-50 जाएगा या नहीं जाएगा? कन्फर्म हुआ? ये लो जी, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50 समान मात्रा में रहेगा। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला हुआ है कि मियोसिस सेकंड कैसा है? मियोसिस सेकंड में हमें पढ़ना ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। मैं मियोसिस सेकंड नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे सिर्फ मियोसिस फर्स्ट करवाना है। वो तो कापियां भरनी है, भरते रहो। है ही नहीं, उसमें क्वेश्चन ही नहीं। उसमें क्वेश्चन ही एक आएगा। किससे आएगा? इसमें से आएगा, एनाफेज सेकंड में से, इसमें से आएगा। कन्फर्म हुआ? समझ में आया क्वेश्चन ये कि मियोसिस फर्स्ट ही है सत्य अर्धसूत्रीय विभाजन, वो तो समसूत्रीय विभाजन के समान पाया जाता है। आ गई बात कन्फर्म? क्लियर हो गई? स्टार्टिंग करूं बेटा अभी मैं? लगाएं हेडिंग मियोसिस फर्स्ट, लगाओ बेटा हेडिंग मियोसिस फर्स्ट।
चलो शाबाश। मियोसिस फर्स्ट, पहली हेडिंग लगा रहे मियोसिस फर्स्ट। कुछ शुरुआती देखता हूं कोई एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाए। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का एक सामान्य नाम आया हुआ है पेपर के अंदर। मैंने अभी बोला था ना रिड्यूसिंग डिवीजन, रिड्यूसिंग डिवीजन को हिंदी में कहते हैं अपचयन विभाजन। देखो यहां पे इसका दूसरा नाम है अपचयन विभाजन भी कहते हैं, रिड्यूसिंग डिवीजन कहते हैं इसे, अपचयन विभाजन कहा जाता है बेटा इसे। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये कई बार पेपरों के अंदर पूछा गया है। आप इसके अंदर क्या लिखोगे, मियोसिस फर्स्ट के अंदर, अगली हेडिंग अगले नए पेज के ऊपर चल रहा हूं बेटा मैं। मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये देखिए, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमने क्या बोलना है, इसमें इसको हमने कह दिया कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एक अपचयन विभाजन, पहली सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि ये अपचयन विभाजन है। और अपचयन विभाजन के अंदर ये क्या है, रिड्यूसिंग डिवीजन अपने हिंदी में, सॉरी इसको इंग्लिश में कह देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। समजात समजात गुणसूत्रों का क्या होता है बेटा, यहाँ पे पृथक्करण होता है। ये इसकी सबसे बड़ी दोनों इंपोर्टेंट फैक्टर है, भूलना नहीं है। कंफर्म, समझ में आया। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कौन से प्रकार के विभाजन में होता है, किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर होता है। अगली बात, इसमें हमने कितनी प्रावस्थाएं पढ़ी हैं, 4 प्रावस्थाएं। कितनी स्टेज है बेटा इसकी, इसकी हम पढ़ रहे हैं 4 स्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी है बेटा, हमने बोला प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था सर्वाधिक जटिल, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक जटिल व बड़ी प्रावस्था। क्या होगा, सर्वाधिक जटिल व एक बड़ी प्रावस्था है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसको कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया, हम लिखेंगे बेटा इसको 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया। ये लो 5 इसकी उप प्रावस्थाएं। 5 उप प्रावस्थाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, प्रोफेज फर्स्ट में। कौन कौन सी है, नंबर 1 पे चलता हूं बेटा। सबसे पहला लेप्टोटीन, पहली लेप्टोटीन। दूसरी पहली लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकीटीन, चौथी डिप्लोटीन, पांचवी डाइकाइनेसिस। हिंदी में लिख लेना जैसे बोल रहा हूं आपको मैं, लेप्टोटीन ऐसे लिख दिया। फिर जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, ये लो बेटा, ये 5 उपप्रावस्थाएं आपके पास में पड़ी हुई। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई परेशानी समझने के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। नंबर 2, इसे अपचयन विभाजन कहा जाता है, इसे रिड्यूसिंग डिवीजन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण संभव होता है इसमें। ओके, इसकी प्रथम प्रावस्था प्रोफेज प्रावस्था सर्वाधिक जटिल लंबी चक्रीय प्रावस्था होती है। कन्फर्म हुआ।
प्रोफेज प्रावस्था सबसे बड़ी प्रावस्था होती है, 5 उप प्रावस्थाओं में बांटी गई है। पहली प्रावस्था क्या है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं लजपड़, लजपड़। हेलो, लजपड़ याद रहेगा, लजपड़। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब पहला काम बता रहा हूं आपको, इनके हिंदी के नाम, वो कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर जाता हूं, हिंदी के नाम लिखे इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। लैप्टोटीन के ब्रैकेट में लिखें, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन हिंदी में आता है, पर मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी पेपर आए कृपया करके इंग्लिश में पढ़े। इंग्लिश में पढ़ा हुआ पेपर जल्दी इजी और जल्दी आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखो बेटा इसके अंदर, इसको लैप्टोटीन प्रावस्था को हिंदी में कहते हैं तनुपट प्रावस्था। स्वयं लिखें आप इसके अंदर, लैप्टोटीन प्रावस्था को क्या बोला जाता है? तनुपट प्रावस्था। जाइगोटीन को लिखा जाता है युग्मपट प्रावस्था, युग्मपट प्रावस्था। पैकीटीन को लिखा जाता है स्थूलपट प्रावस्था, स्थूलपट प्रावस्था। पैकीटीन का नाम है स्थूलपट प्रावस्था। डिप्लोटीन का मतलब होता है द्विपट प्रावस्था, द्विपट प्रावस्था। और डायकाइनेसिस का नाम होता है पारगतिक्रमण। क्या होता है बेटा? पारगतिक्रमण। हिंदी में बोलते हैं पारगतिक्रमण, पारगतिक्रमण। नेक्स्ट पेज पे चलूं, ध्यान पूर्वक देखें आप। पहला स्टेज में हम पढ़ने जा रहे हैं लैप्टोटीन प्रावस्था। ध्यान पूर्वक सुने। उसके बाद में कौन सी प्रावस्था बेटा हमारे पास में? कौन सी है? जाइगोटीन प्रावस्था। उसके बाद में कौन सी प्रावस्था है? कौन सी? पैकीटीन प्रावस्था, पैकीटीन प्रावस्था। पैकीटीन प्रावस्था के बाद में कौन सी प्रावस्था है? डिप्लोटीन प्रावस्था। और अंत में कौन सी है? डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस प्रावस्था। सुने ध्यान से, लैप्टोटीन प्रावस्था का सामान्य नाम होता है तनुपट। नंबर 2, इस प्रावस्था को किस और नाम से जानते हैं? इस प्रावस्था को गुलदस्तावस्था अथवा बुके अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गुलदस्ता अवस्था अथवा बुके अवस्था भी कहा जाता है। ये अभी तक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं पहली लैंग्वेज के। आप ऐसे मत करना, आपको जैसे मैं करवाता हूँ वैसे करना। अभी पहले हम लैप्टोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जाइगोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिप्लोटीन के बारे में पढ़ेंगे, आप वैसे करना। जाइगोटीन प्रावस्था का मतलब क्या है बेटा? युग्मपट प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बेटा? युग्मपट प्रावस्था। युग्मपट प्रावस्था का मतलब क्या होता है? यहाँ गुणसूत्रों में क्या संपन्न होता है? युग्मन संपन्न होता है। क्या होता है बेटा? युग्मन संपन्न होता है। गुणसूत्रों के अंदर युगली प्रावस्था बनती है, युगली। पता नहीं इसको क्या हुआ इतना। लैप्टोटीन हमने बोला तनुपट प्रावस्था। हमने इसका नाम और क्या बोला? क्या बोला बेटा? बुके अवस्था पाई जाती। और क्या बोलते हैं इसको? इसमें गुलदस्ता अवस्था पाई जाती।
गुलदस्ता अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। ये 4 नाम इसके कंटिन्यू सीरीज में पेपर के अंदर इसके अंदर पूछे जाते हैं लेप्टोटीन के बारे में, मोटे मोटे स्तर के ऊपर। लेप्टोटीन में और क्या पूछा जाता है, यहां क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ कैसा दिखाई दे रहा है बेटा अपने को, बिखरा हुआ। फिर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रोमेटिन पदार्थ में धीरे धीरे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, संघनन होगा। संघनन होने पर क्या दिखाई देंगे, गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते। ठीक है, गुणसूत्रों की अवस्था कैसे दिखाई देगी बेटा इसके, ये कोशिका है, इसमें कुछ यूं ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे दिखाई देगी। जैसे अपने किसी को गुलदस्ता बेड करते हैं ना, उसकी जड़ें नीचे होती हैं और उसके ऊपर फूल इस तरीके से निकले हुए होते हैं, ऐसी प्रावस्था आपको कहाँ दिखाई देगी बेटा, आपको लेप्टोटीन प्रावस्था कैसे दिखाई देगी। ठीक है बेटा, अब ये आपको पता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो प्रोफेज। क्या पढ़ रहे हो बेटा, प्रोफेज पढ़ रहे हो। सामान्य सी बात है बेटा, इसमें केंद्रक झिल्ली अगला काम, केंद्रिका अगला काम, गोल्जी बॉडी और अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होगी, धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ करेगी। धीरे धीरे ये क्या करती है बेटा, विलुप्त होना स्टार्ट कर देती है। ये कौन सी प्रावस्था के अंदर आती है बेटा, लेप्टोटीन प्रावस्था में। इस पे और कुछ नहीं पूछा जाना, आपसे यही पूछेंगे कौन सी प्रावस्था है, लेप्टोटीन। किसकी प्रावस्था है, प्रोफेज की। इसका नाम क्या है, तनुपट। क्या कहते हैं इसे, बुके अवस्था, और क्या कहते हैं, गुलदस्ता अवस्था। क्वेश्चन आएगा, अब सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर गुलदस्ता अवस्था का निर्माण करते हैं, तो क्या बोलोगे, लेप्टोटीन प्रावस्था। बस, और नहीं कुछ आएगा इसके ऊपर। चलता हूं मैं सेकंड स्टेप के ऊपर, हमारा कौन सा है बेटा, जाइगोटीन प्रावस्था। जाइगोटीन प्रावस्था उसी तरीके से कराऊंगा। जाइगोटीन प्रावस्था को क्या बोलते हैं बेटा, युगम पट प्रावस्था। युगम पट प्रावस्था, इसमें क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। इसमें और क्या बन रहा है, इसमें युगली बन रही है बेटा। क्या बन रहे हैं बेटा, युगली। युगली का निर्माण हो रहा है। युगली का मतलब क्या है, गुणसूत्रों में युगली बन रहा है, गुणसूत्रों में युगली बनते हैं। ये लो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे इसके अंदर, ये पता लग गया, जाइगोटीन के अंदर ये होना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखो मोनोवलेंट, मोनोवलेंट, मोनोवलेंट गुणसूत्र, मोनोवलेंट गुणसूत्र बाईवेलेंट गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, बाईवेलेंट गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ये लो जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। अब जब जोड़े बनाएंगे तो इसमें और कौन सी घटना घटेगी, हम लिखेंगे सिनेप्सिस का निर्माण होता है, सिनेप्सिस का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। जब सिनेप्सिस का निर्माण होगा तो किसका निर्माण होगा, अपने बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। यहाँ ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्या बोलेंगे, जाइगोटीन प्रावस्था, युगम पट प्रावस्था होती है, युग्मन प्रावस्था होती है, युगली बनता है, गुणसूत्रों में युग्मन होता है,
युग्मंत होकर क्या बनाएंगे, समजात गुणसूत्र बनेंगे, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे, और इनमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाएगी, सिनेप्सिस की प्रक्रिया पाई जाएगी। सिनेप्सिस की प्रक्रिया बनाने वाला जो कारक होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक चीज और लिखो इसके अंदर, पेपर में कई बार पूछी जाती है, लिखो इसमें युग्मन तथा सिनेप्सिस, युग्मन तथा सिनेप्सिस, युग्मन तथा सिनेप्सिस दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। युग्मन तथा सिनेप्सिस दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। युग्मन तथा सिनेप्सिस दोनों प्रक्रियाएं पाई जा रही। अब सुनो ध्यान से भाई, जहां युग्मन भी होगा सिनेप्सिस भी होगा, दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों को अपने बोलेंगे सूत्र युग्मन। क्या बोलेंगे बेटा, सूत्र युग्मन। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है, सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन का मतलब क्या होता है, देखो जनक कोशिका, इसके गुणसूत्र, जनक कोशिका के गुणसूत्र प्लस मात्र कोशिका के गुणसूत्र, जो मात्र कोशिका है इसके गुणसूत्र। बेटा कुछ मतलब समझे क्या आप इसका, समझाओ समझाओ। सपोज जनक क्या है, नर, और मात्र क्या है, मादा। इसका एक्स वाई और इसका एक्स एक्स, समझ आ गई। जब ये दोनों जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना सकते हैं, ये बनाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई, यही बनेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूत्र युग्मन कहा जाता है। दोबारा स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देना, फालतू कोई लाइन के ऊपर ध्यान नहीं देना। देखो अंतिम छोर पे दूसरी लाइन बता रहा हूं आपको, मैं सुनते जाएं ध्यान से। हमने कितनी प्रावस्थाएं पढ़ी है प्रोफेस की अभी तक, 5 प्रावस्थाएं पढ़ी हैं। अभी कितनी पढ़ी है, 2। पहली कौन सी है, हमने क्या पढ़ी है, लैप्टोटीन। दूसरी कौन सी पढ़ी है, जाइगोटीन प्रावस्था पढ़ी है। बस लैप्टोटीन और जाइगोटीन 2 प्रावस्थाएं पढ़ी है। इसके अधिकतम नाम क्या क्या थे हमने पढ़ दिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, बुके प्रावस्था कह सकते हैं, गुलदस्ता प्रावस्था पढ़ सकते हैं। ये प्रावस्था इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या बताया हमने, यहाँ क्या हो रहा है, युग्मन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेप्सिस भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। और क्या कहेंगे, यहाँ पे सूत्र युग्मन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सूत्र युग्मन हो रहा है। और क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र। क्या बना रहे हैं, अरे क्या बना रहे हैं बेटा, जोड़े बना रहे हैं। कहानी खत्म। आज तक जेट के पेपर हो चाहे कोई उससे बड़े लेवल का पेपर हो, इन 2 टॉपिकों में से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है, समझ आई। जहां समजात गुणसूत्र बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, बाइवैलेंट का मतलब क्या है, सुनगी। बाइवैलेंट मतलब जहां आएगा वहां टेट्राड की स्थिति आएगी। क्या आएगी बेटा, टेट्राड की। टेट्राड का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया।
ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, समजात गुणसूत्र, और समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या हो रहा है, युग्मन अभी ये जुड़ रहे हैं, जुड़ गए। लैक्टोडिन प्रावस्था में कैसे थे, ये अलग अलग, क्या थे बेटा, ये अलग अलग थे। जाइगोटिन जुड़ गए हैं। पैकेटिन प्रावस्था में इनके फेरे बढ़ाए जाएंगे, क्या बढ़ाए जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, तू आगे मैं पीछे, क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर, जीन वीन में। समझ आई, क्लियर हुई। पहले घर के आंगन के अंदर ब्राह्मण भी बिठाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा पूरा का पूरा, यहाँ चलेगा। यहाँ जीन विनिमय का स्थल है, क्या है, जीन विनिमय का स्थल है। इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे अपने पैकेटिन प्रावस्था की। शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, जाइगोटिन से। जाइगोटिन में क्या हो गया, युग्मन हो गया, सिनेप्सिस हो गया। जहां सिनेप्सिस होगा वहां कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन का मतलब क्या होता है, क्या परिभाषा होती है सूत्र युग्मन की। युग्मन तथा सिनेप्सिस दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, सूत्र युग्मन का। सूत्र युग्मन का मतलब क्या है, ये गुणसूत्र कहां से आए हैं, मादा से, ये कहां से आए हैं, नर से। समझ आई, दोनों मिलेंगे, दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होना ही द्विलिंगी एकल लिंगी जीव का निर्माण या जनन का वास्तविक प्रमाण देता है। आज का टॉपिक उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इस पुराने टॉपिक को कल थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और कल हमारा ये टॉपिक जो फिनिश हो जाएगा, तो तब तक आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।